एपिसोड 1 सपनों का घर और धोखा। रमेश और सरिता की दुनिया उनके बेटे रोहन के चारों ओर घूमती थी। रमेश एक छोटे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और सरिता अपनी सिलाई मशीन के दम पर घर का खर्चा चलाने में मदद करती थी। वे हर दिन हर पल बस यही सोचते थे कि कैसे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके और उसे एक बेहतर भविष्य दे सके। वे एक एक पैसा जोड़ते, कुछ भी फालतू खर्च नहीं करते थे। उन्होंने अपनी खुशियों को किनारे रखकर रोहन की हर जरूरत पूरी की। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने शहर के एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा लेकिन प्यार से भरा घर बना लिया। रमेश, सरिता, इस साल दिवाली पर बोनस मिलने वाला है। चलो, रोहन के लिए वो नया लैपटॉप ले आते हैं, उसे पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। सरिता, जी, यही मैं भी सोच रही थी और थोड़ी सी सिलाई की कमाई से मैं घर के लिए कुछ सजावट का सामान भी ले आऊंगी। सब ठीक हो जाएगा ना? रमेश, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हमारी मेहनत रंग लाएगी। देखो तो, रोहन कितने अच्छे नंबरों से पास हुआ है। साल बीतते गए। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपनी नौकरी में मेहनत करता था, लेकिन शहर की चकाचौंध और अपनी नई आजादी उसे अपनी पुरानी दुनिया से दूर ले जा रही थी। उसे नेहा नाम की एक लड़की पसंद आ गई और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। जब नेहा घर आई तो सरिता ने उसका स्वागत एक नई माँ की तरह किया। उसने नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और उसे हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की। लेकिन नेहा शहर की हवा में पली बड़ी थी और उसे रमेश और सरिता की सादगी पसंद नहीं थी। वह हर बात को उल्टा ही समझती थी। एक दिन जब सरिता पूजा की तैयारी कर रही थी तो उसने नेहा से कहा, बेटा, आज पूजा में मेरी थोड़ी मदद कर दो ना, मुझे ये सामान सजाने में दिक्कत हो रही है। नेहा, जो अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बात कर रही थी, ने गुस्से में कहा, अरे माँ, आपको अगर काम ही करवाना था तो नौकर को ही ले आते, बहू क्यों लाए? सरिता का दिल टूट गया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि नेहा उसकी बात को ऐसे लेगी। वह कुछ पल के लिए शांत रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं तो बस तुम्हारी मदद मांग रही थी, क्योंकि मुझे ये सब करने में थोड़ा समय लगता है। नेहा ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। सरिता ने अपनी गहरी सांस ली और फिर से पूजा की तैयारी में लग गई। वह हमेशा सोचती थी कि कोई बात नहीं, अभी नेहा नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रमेश और सरिता ने अपनी पूरी जिंदगी रोहन के लिए कुर्बान कर दी थी। उन्होंने अपने सपनों को मारकर उसके सपनों को पंख दिए थे। वे सोचते थे कि रोहन उनकी मेहनत को समझेगा और उनका सहारा बनेगा, लेकिन रोहन अपनी नौकरी और नई जिंदगी में इतना मशगूल हो गया था कि उसे अपने माता पिता के संघर्ष की परवाह ही नहीं थी। वह रोज शाम को काम से घर आता, खाना खाता और फिर अपने कमरे में चला जाता। वह अपने माता पिता के साथ बात भी नहीं करता था। सरिता और रमेश उसके कमरे में जाने की कोशिश करते, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता था। समाज के लोग भी रमेश और सरिता पर ताना मारते थे। वे कहते थे कि उन्होंने रोहन को इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह अब उनकी कद्र नहीं करता। ये बातें सुनकर रमेश और सरिता को बहुत दुख होता था। वे सोचते थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। क्या उन्होंने रोहन को ज्यादा प्यार दिया था, या फिर उन्होंने उसे अपनी मेहनत की कीमत नहीं सिखाई थी? सरिता कोशिश करती कि नेहा को कोई दुख तकलीफ ना हो, लेकिन नेहा के मन में सास ससुर के लिए प्रेम कभी नहीं बना। नेहा को उनके साथ रहना भी फांसी जैसा लगता। वो कभी भी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बाहर रहने की बातें करती और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने किराए का मकान देख लिया। अब वो बस कभी कभी 2-4 दिनों के लिए ही घर आते, लेकिन नेहा को ये भी मंजूर नहीं था। वो बस बहाना ढूंढती कि सास ससुर से पीछा कैसे छूटे। एपिसोड 2 बहू के बोल और घर में दरार। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल तनावपूर्ण ही था, लेकिन सरिता ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन रमेश के कुछ पुराने दोस्त और रिश्तेदार घर आने वाले थे। सरिता बहुत खुश थी और तैयारी में जुट गई थी। शाम को जब नेहा अपने कमरे से निकली तो सरिता ने उससे बड़े प्यार से कहा, सरिता, नेहा बेटा, कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे ससुर जी के पुराने दोस्त और कुछ रिश्तेदार हैं। बहुत समय बाद सब मिल रहे हैं।
मैंने सोचा है कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। क्या तुम सुबह थोड़ी जल्दी उठकर मेरी मदद कर दोगी? बस सब्जी काटने और थोड़े इंतजाम में हाथ बटा देना। नेहा ने सविता की बात को अनसुना कर दिया। वह बिना कुछ बोले अपने फोन में लगी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। सरिता को लगा शायद वह सुन नहीं पाई। उसने फिर से दोहराया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सरिता 4 बजे ही उठ गई थी। मेहमानों के आने का समय 11 बजे का था। उसने अकेले ही रसोई का मोर्चा संभाला। उसे उम्मीद थी कि नेहा कम से कम 9 बजे तक तो उठ ही जाएगी और उसकी मदद करेगी। समय बीतता गया। 10 बज गए, लेकिन नेहा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। सरिता परेशान हो गई। मेहमान आने ही वाले थे और अभी बहुत सारा काम बाकी था। रमेश भी तैयार होकर बाहर आ गए थे। सरिता ने डरते डरते नेहा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर से नेहा की झल्लाई हुई आवाज आई, कौन है? सुबह सुबह चैन नहीं है क्या? सरिता, बेटा मैं हूँ। 10 बज गए हैं, मेहमान आने वाले हैं, बस थोड़ा हाथ बटा देती तो। नेहा ने गुस्से में दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर भारी गुस्सा था। नेहा बरसते हुए, क्या आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह कोई बेटे बहू का दरवाजा ऐसे खटखटाता है? हमारी कोई प्राइवेसी है या नहीं? सरिता हकबका रह गई। उसने तो बस मदद मांगी थी। रमेश जो पास ही खड़े थे, उनसे रहा नहीं गया। रमेश, बहू, सरिता ने सुबह से सारा काम अकेले किया है। मेहमान आने वाले हैं, बस थोड़ा झाड़ पोंछ और सफाई बची है, वही तो करने को कह रही थी। यह सुनते ही नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेहा चिल्लाते हुए, मैं साफ साफ बता देती हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। पहले भी तो काम होता ही था, तब कैसे करती थी आप? अब बहू को देखते ही आप बूढ़ों को कमजोरी क्यों आने लगती है? सारा काम बहू से ही करवाना है क्या? सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बस नेहा को देखती रह गई। रमेश भी सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उसी समय रोहन भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। सरिता और रमेश को लगा कि रोहन कम से कम अपनी पत्नी को समझाएगा, उसे बताएगा कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की है। रोहन, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मच रहा है? सरिता, रोहन बेटा, देखो ना, नेहा क्या कह रही है। मैंने तो बस थोड़ी मदद मांगी थी। रोहन ने अपनी माँ की बात काटकर नेहा की तरफ देखा। रोहन, क्या माँ, जब हम यहाँ नहीं होते तब भी तो आप सारा काम करती हो। अब जब हम आ गए हैं तो आपको बहू से ही काम चाहिए। नेहा सही कह रही है, वह आपकी नौकरानी नहीं है। उसे जो करना होगा वह करेगी, आप उसे मजबूर नहीं कर सकती। रोहन की बातें सुनकर सरिता और रमेश का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह आज अपनी पत्नी के गलत व्यवहार का साथ दे रहा था। सरिता ने अपने आंसू पोंछे और बड़े धैर्य से कहा, सरिता, रोहन बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। नेहा इस घर की बहू है, बेटी है। अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। मैं तो बस उसे अपने साथ शामिल करना चाहती थी, ताकि उसे भी लगे कि यह उसका अपना घर है। लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। रमेश ने सरिता का हाथ थामा और उसे अंदर ले गए। मेहमान आए, खाना पीना हुआ, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन रमेश और सरिता के दिल में एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से नेहा ने घर के किसी भी काम में हाथ लगाना तो दूर, सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। रोहन भी चुपचाप अपनी पत्नी का साथ देता रहा। घर में हर समय तनाव का माहौल रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक शाम रमेश और सरिता बरामदे में बैठे थे। रोहन और नेहा अपने कमरे में थे। रमेश, सरिता, मुझे लगता है पानी सिर से ऊपर चला गया है। रोहन को समझाना बेकार है, वह नेहा की मुट्ठी में है। सरिता, हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यह हमारा बेटा है, यह घर उसी का है। रमेश, घर हमारा है सरिता, हमने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। अगर वे यहाँ खुश नहीं हैं और हमें भी खुश नहीं रहने दे सकते, तो उन्हें अपने रास्ते जाने देना ही बेहतर है। सरिता चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें घर से निकाल देंगे? रमेश, निकालेंगे नहीं सरिता, बस उन्हें अलग रहने के लिए कहेंगे। शहर में हमारे पास एक छोटा सा फ्लैट है जो हमने किराए पर देने के लिए लिया था। वे वहां रह सकते हैं, शायद अलग रहकर उन्हें हमारी अहमियत समझ आए। सरिता बहुत रोई, लेकिन उसे पता था कि रमेश सही कह रहे हैं। इस घुटन भरे माहौल में रहने से बेहतर है कि वे अलग अलग रहें।
अगले दिन रमेश ने रोहन और नेहा को बुलाया और अपने फैसले के बारे में बताया। रोहन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन नेहा खुश हो गई। उसे तो बस आजादी चाहिए थी। वे अपना सामान समेटकर चले गए। सरिता ने चलते समय रोहन को गले लगाया और बहुत रोई। रोहन ने बस इतना कहा, ध्यान रखना अपना माँ, और वह चला गया। अब रमेश और सरिता उस बड़े से घर में अकेले रह गए थे। घर तो वही था, लेकिन उसकी दीवारें अब सूनी और खामोश थी। रोहन और नेहा शुरुआत में तो कभी कभी आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना बिल्कुल बंद हो गया। फोन भी बस त्योहारों पर ही आता था। रमेश और सरिता ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। वे एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक टीस रहती थी, अपने बेटे की, जुदाई की, उसकी बेरुखी। एपिसोड 3, माँ की आखिरी सांस। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे नेहा के दुर्व्यवहार और रोहन की चुप्पी के कारण रमेश और सरिता को भारी मन से अपने बेटे बहू को अलग रहने के लिए कहना पड़ा। रोहन और नेहा शहर वाले फ्लैट में रहने चले गए और धीरे धीरे उन्होंने माता पिता से नाता ही तोड़ लिया। रमेश और सरिता उस बड़े खामोश घर में अकेले रह गए। अब आगे कहते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। रोहन और नेहा के जाने के बाद उस घर की रौनक जैसे हमेशा के लिए चली गई थी। सरिता ने खुद को सिलाई कढ़ाई में व्यस्त रखने की कोशिश की और रमेश दफ्तर के काम में। लेकिन शाम होते ही जब दोनों साथ बैठते तो घर की खामोशी उन्हें डसने लगती। सरिता अक्सर खिड़की के पास बैठकर गली की तरफ देखती रहती, शायद इस उम्मीद में कि रोहन की गाड़ी मुड़ेगी। लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। बेटे की जुदाई और बहू के तीखे बोलों ने सरिता को अंदर से तोड़ दिया था। इसका असर जल्द ही उनके शरीर पर दिखने लगा। वे धीरे धीरे बीमार रहने लगी। शुरुआत में मामूली बुखार और कमजोरी थी, लेकिन धीरे धीरे बीमारी ने गहरा रूप ले लिया। सरिता बहुत कमजोर हो गई थी। रमेश ने शहर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां भी चालू थी, लेकिन सरिता के जीने की इच्छा जैसे खत्म हो चुकी थी। एक रात सरिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रमेश घबरा गए। उन्होंने रोहन को फोन किया, लेकिन फोन बंद आया। पूरी रात रमेश सरिता के सिरहाने बैठे रहे, उनकी सांसों की गिनती करते रहे। सुबह होते ही रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया। वे खुद रोहन के फ्लैट पर गए। रमेश रोहन के फ्लैट का दरवाजा खटखटाते हैं। रोहन जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे पर पिता को देखकर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि हैरानी थी। रोहन, पापा, आप यहाँ इतनी सुबह? रमेश हांफते हुए, गला रुंधा हुआ, रोहन बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तुझे बहुत याद कर रही है। एक बार चल के देख ले उसे। रोहन कुछ बोलता, उसे पहले ही पीछे से नेहा आ गई। नेहा रूखेपन से, कौन है रोहन? अरे आप सुबह सुबह यहाँ भी आ गए? चैन नहीं है क्या आप लोगों को? रमेश गिड़गिड़ाते हुए, बहू, सरिता बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं हालत नाजुक है। वो बस रोहन को देखना चाहती है। नेहा नाक सिकोड़ते हुए, देखिए, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम बार बार वहां आए जाएं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी लाइफ है। बीमार है तो डॉक्टर को दिखाइए ना। रोहन को देखने से क्या वो ठीक हो जाएंगी? और वैसे भी जब अलग रहने का फैसला आपका था, तो आप परेशान क्यों कर रहे हैं? रमेश सन रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि माँ की बीमारी की खबर सुनकर रोहन का दिल पिघल जाएगा, लेकिन यहाँ तो पत्थर भी शर्मा जाए, ऐसी बेरुखी थी। उन्होंने रोहन की तरफ देखा, शायद एक आखिरी उम्मीद के साथ। रमेश, रोहन, तू कुछ नहीं कहेगा? रोहन ने अपनी नजरें चुरा ली। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रोहन, पापा, नेहा ठीक कह रही है। अभी ऑफिस का बहुत काम है और आगे त्योहार भी आ रहे हैं। हमारा आना मुश्किल होगा। आप ध्यान रखिए माँ का। रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वह आज अपनी मरणासन माँ से मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। रमेश बिना एक शब्द बोले मुड़े और वापस घर आ गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी पथरीली हताशा थी। उन्होंने सरिता को नहीं बताया कि रोहन ने क्या कहा। वे बस उनके पास बैठ गए, उनका हाथ थामे। सरिता बहुत धीमी आवाज में, आंखें आधी बंद, रोहन आया क्या? रमेश झूठ बोलते हुए, अपनी आवाज को संभालते हुए, हाँ हाँ सरिता, वो आया था। अभी ऑफिस गया है, शाम को फिर आएगा। तू बस आराम कर। सरिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई।
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उस झूठ ने ही उन्हें वो सुकून दिया जो सच नहीं दे सकता था। कुछ दिन बाद अचानक एक दोपहर सरिता ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस ली और रमेश को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। सरिता की मौत की खबर रोहन को दी गई। वह अपनी पत्नी के साथ आया, लेकिन उसके चेहरे पर न दुख था न पछतावा। वह ऐसे खड़ा था जैसे किसी अजनबी के संस्कार में आया हो। नेहा तो जैसे बस औपचारिकता पूरी कर रही थी। सरिता के तीजे की रस्म भी उन्होंने ढंग से नहीं होने दी। बहाना बनाकर जल्दी चले गए। पड़ोसी और रिश्तेदार सब बातें कर रहे थे, लेकिन रमेश को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे बस एकटक उस जगह को देखते रहते जहां सरिता बैठती थी। उनकी हर चीज, सिलाई मशीन, उनकी साड़ियां, उनकी रसोई, सब सरिता की याद दिलाती थी। घर की दीवारें अब उन्हें काटने को दौड़ती थी। रातों को रमेश को नींद नहीं आती थी। वे अंधेरे में सरिता से बातें करते थे। उन्हें लगता था कि सरिता यहीं कहीं है, उनसे कह रही है, जी देखिए ना, रोहन को सर्दी तो नहीं लग गई। हफ्तों बीत गए। रमेश ने खुद को बहुत संभाला, लेकिन अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने यह सब बनाया, वह अब उनका नहीं रहा, और यह घर, यह संपत्ति अब उनके लिए बस बेजान पत्थर और कागज के टुकड़े थे। एक दिन रमेश बरामदे में बैठे थे, सरिता की पुरानी सिलाई मशीन को देख रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने उनके चेहरे पर महीनों बाद एक अजीब सा सुकून ला दिया। रमेश खुद से एक दृढ़ निश्चय के साथ, सरिता, तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, पहले रोहन के लिए, फिर मेरे लिए। तुमने एक एक पैसा जोड़कर यह घर बनाया, लेकिन जिसे हम अपना समझते थे उसने हमें छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, अब हम इस घर को एक नया नाम देंगे, एक नया मकसद देंगे। अगले ही दिन रमेश अपने वकील के पास गए। उन्होंने एक नया वसीयतनामा तैयार करवाया। फैसला बड़ा था और कठोर भी, लेकिन रमेश को पता था कि यही सही है। वे अपनी सारी संपत्ति, यह बड़ा घर, शहर वाला फ्लैट और उनकी जमा पूंजी, सब कुछ एक प्रसिद्ध ओल्ड एज होम को दान कर रहे थे। रमेश ने उस वृद्धाश्रम के ट्रस्टियों से बात की। उनकी बस एक ही शर्त थी, इस घर का नाम सरिता सदन रखा जाए और यहाँ उन बुजुर्गों को रखा जाए जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। वकील, रमेश जी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, यह बहुत बड़ा फैसला है। रोहन आपका इकलौता बेटा है, कानूनी तौर पर। रमेश, वकील की बात काटकर शांत स्वर में, वकील साहब, कानूनी तौर पर वो मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन दिल के तौर पर वो बहुत पहले पराया हो चुका है। मेरी सरिता ने यह घर प्यार से बनाया था, नफरत और बेरुखी के लिए नहीं। अगर मेरा बेटा उस प्यार की कदर नहीं कर सकता, तो यह घर उन लोगों के काम आएगा जो प्यार के भूखे हैं। यही मेरी सरिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वकील ने रमेश की आंखों में दृढ़ता देखी और कागजात तैयार करने लगा। रमेश घर वापस आए। उन्होंने सरिता की तस्वीर के सामने एक दिया जलाया। रमेश, सरिता, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। जल्द ही यह घर फिर से खिलखिलाएगा। यहाँ और भी सरिता और रमेश आएंगे, जिन्हें उनके अपनों ने भुला दिया है। हम सब मिलकर एक नया परिवार बनाएंगे, और इस बार उस परिवार में कोई बेरुखी नहीं होगी, बस प्यार और सम्मान होगा। रमेश के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपना फैसला ले लिया था। वे अब अकेले नहीं थे। उनके पास एक नया मकसद था, एक नई उम्मीद थी। एपिसोड 4, अंतिम फैसला और सुकून। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अपने बेटे रोहन और बहू नेहा की बेरुखी और सौतेले व्यवहार से तंग आकर रमेश जी ने अपनी पत्नी सरिता की याद में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और घर एक वृद्धाश्रम को दान करने का निर्णय लिया। अब आगे रमेश जी का यह फैसला जैसे बिजली की तरह शहर में फैल गया। रोहन और नेहा जो शहर वाले फ्लैट में ऐश कर रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संपत्ति हाथ से निकलते देख उनका सारा घमंड और बेरुखी हवा हो गई, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। गुस्से और लालच से भरे रोहन और नेहा ने नेहा के माता पिता और भाई को इकट्ठा किया और तुरंत रमेश जी के घर पहुंच गए। जो घर महीनों से खामोश था, आज फिर शोर शराबे से भर गया। लेकिन यह शोर प्यार का नहीं, बल्कि लालच और अधिकार का था। दरवाजा जोर से खुलता है। नेहा, उसके माता पिता और रोहन गुस्से में अंदर आते हैं। रमेश जी बरामदे में सरिता की तस्वीर के पास बैठे थे। नेहा चिल्लाते हुए, अरे पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह घर, यह संपत्ति, यह सब हमारा है। आपने इसे किसी ट्रस्ट को दान करने की कैसे सोची? रोहन,
अपनी पत्नी का साथ देते हुए थोड़ा धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता से, पापा, हम आपके बच्चे हैं, आपका वारिस मैं हूँ। यह घर मेरा है, मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा, यह किसी ट्रस्ट में क्यों जाएगा? नेहा की माँ रमेश जी की तरफ उंगली उठाते हुए, सही तो कह रहे हैं बच्चे। रमेश जी, बुढ़ापे में आपकी मति मारी गई है क्या? अपनी औलाद को सड़क पर छोड़कर आप दूसरों पर मेहरबान हो रहे हैं, समाज क्या कहेगा? नेहा के पिता, रमेश जी, हम मानते हैं कि बच्चों से कुछ गलतियां हुई, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उन्हें उनके हक से बेदखल कर दें। यह गलत है, बहुत गलत है। नेहा का भाई, जीजा जी सही कह रहे हैं, आप इस फैसले को बदलिए वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश जी चुपचाप सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी शांति। उन्होंने एक नजर अपनी पत्नी सरिता की तस्वीर पर डाली, जैसे उनसे शक्ति मांग रहे हों। कोई उन्हें समझा रहा था, कोई ताने मार रहा था और कोई धमकी भी दे रहा था, लेकिन रमेश जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कुछ देर तक यही कोलाहल चलता रहा। अंत में जब सब थक कर शांत हुए, रमेश जी ने धीरे से अपनी नजर उठाई। रमेश जी ने सबसे पहले नेहा की तरफ देखा। वाह बहू, आज तुम्हें यह घर याद आ गया? आज तुम्हें अपने ससुर की संपत्ति की फिक्र हो गई? नेहा थोड़ा झेंपते हुए, कि क्या मतलब पापा, मैं तो बस। रमेश जी उसकी बात काटकर, आवाज में थोड़ी कड़वाहट, यह वही घर है नेहा, जहां तुम्हें काम करना नौकरानी बनना लगता था। यह वही घर है जहां तुम्हें सरिता की मदद करना बोझ लगता था। आज तुम्हें यह घर अपना लग रहा है। फिर उन्होंने अपने समधी समधन नेहा के माता पिता की तरफ देखा। और समधी जी, आपकी बेटी की गलती पर भी आप उसी की तरफ बोल रहे थे। जब उसने सरिता को ताने दिए, जब उसने हमें अपमानित किया, तब आप कहाँ थे? तब आपने उसे क्यों नहीं समझाया कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं? सब शांत हो गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रमेश जी ने अब अपने बेटे रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कड़वाहट नहीं, बस एक गहरा दुख था। रमेश जी, खबरदार, जो अपनी जुबान से मुझे पापा या मेरी पत्नी को माँ कहा तो, जो बेटा माँ के मरने पर भी ना आया हो, जो बेटा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टाइम ना निकाल पाया हो, वो मुझे बुढ़ापे में क्या संभालेगा? तुम मेरे बच्चे हो, यह सच है, लेकिन तुमने मेरी पत्नी के साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें यह संपत्ति मांगने का कोई हक नहीं है। रोहन सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस समय। रमेश जी, रोहन और नेहा, तुम दोनों के लिए मैं बस एक प्रॉपर्टी का साधन हूँ। तुम्हें इस घर से नहीं, इसकी कीमत से प्यार है, लेकिन सरिता और मेरा रिश्ता आत्मा का था। उसने इस घर को प्यार से बनाया था, और मेरे हमसफर की यह इच्छा थी कि यह घर किसी के काम आए, किसी भूखे को खाना मिले, किसी अकेले को सहारा मिले। रमेश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब एक नया संकल्प था। रमेश जी, और अब मैंने सोच लिया है, मेरे मरने के बाद यह घर वृद्धाश्रम में ही जाएगा। जिनका बच्चा जीते जी अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देता है, वो रहेंगे अब यहाँ। इस घर का नाम सरिता सदन होगा, और यहाँ वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सम्मान और प्यार से गुजारेंगे। रमेश जी का फैसला सुनकर सब सन रह गए। रोहन ने अपने पिता के चेहरे पर वो दृढ़ता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। नेहा का मुंह उतर गया। उसके माता पिता और भाई भी चुपचाप खड़े रहे। धमकी और तानों का कोई असर नहीं हुआ। एक एक करके वे सब उठकर चलने लगे। रोहन ने एक बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा, शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन रमेश जी ने अपनी नजरें सरिता की तस्वीर पर टिका ली थी। रोहन सिर झुकाकर चला गया। घर फिर से शांत हो गया। रमेश जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून और मुस्कान थी। रमेश जी धीमी आवाज में, सरिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए, सरिता, आज शायद तेरी इच्छा पूरी हो गई। यह घर अब वाकई किसी के काम आएगा। रमेश जी ने सरिता की तस्वीर के पास एक दिया जलाया। वे अब अकेले नहीं थे। उनके पास एक नया मकसद था, एक नई उम्मीद थी। उन्हें पता था कि जल्द ही सरिता सदन फिर से खिलखिलाएगा, प्यार और सम्मान की आवाजों से भर जाएगा, और इस बार उस परिवार में कोई बेरुखी नहीं होगी, बस प्यार और सम्मान होगा। आज का सवाल,
क्या रमेश जी ने अपनी संपत्ति दान करके सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और हाँ, आप हमारी यह कहानी दुनिया के किस कोने या किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि राही की आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।